बात करते हैं फ्यूचर एक्शन। देखो टेंस अपन दो ही पढ़ते हैं, टेंस दो ही होते हैं। फ्यूचर होता है वो एक्शन होता है, मतलब फ्यूचर एक कार्य होता है, दर्शाता है वो प्रेजेंट और पास्ट को ही, इसलिए हम फ्यूचर एक्शन के रूप में उसको पढ़ते हैं, न कि फ्यूचर टेंस के रूप में। तो बात करते हैं फ्यूचर सिंपल जो है उसकी बात करते हैं। फ्यूचर सिंपल की पहचान क्या होती है? पहचान, इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द रहते हैं। यानी कि जिन वाक्यों के अंत में क्या होगा, गा, गे, गी ये शब्द होंगे तो वो कौन सा हो जाएगा? सिंपल फ्यूचर एक्शन हो जाएगा। इसकी बात करते हैं एडवर्बियल्स की। एडवर्बियल्स की बात करें, क्रिया विशेषण जो होते हैं उनकी बात करें तो ये होते हैं इनमें एडवर्बियल्स टुमारो, नेक्स्ट डे, वीक, मंथ, ईयर, इटीसी। यानी कि ये जो इसके एडवर्बियल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? टुमारो, नेक्स्ट डे, वीक, मंथ और ईयर इत्यादि। इसके बारे में बात करते हैं इसके फॉर्मूला की, कौन कौन से फॉर्मूले किस प्रकार इनके हम स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, सकारात्मक सेंटेंस की बात करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगी विल या शैल, इसके बाद में आएगा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर आ जाएगा ईटीसी एक्सेट्रा। देखो दो वर्ड है इसमें, विल और शैल। विल का प्रयोग हम किसके साथ में करते हैं और शैल का प्रयोग हम किसके साथ में करते हैं? विल का प्रयोग हम करते हैं आई और वी के साथ में, आई और वी के साथ में, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन होते हैं उनके साथ में हम आई और वी, जो फर्स्ट पर्सन होते हैं उनके साथ में हम, सॉरी ये उल्टा हो गया, ये हो जाएगा सेल और ये हो जाएगा विल। तो सेल का प्रयोग हम करते हैं आई और वी के साथ में फर्स्ट पर्सन के साथ में। विल का प्रयोग करते हैं हम सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन व थर्ड पर्सन व नेम्स, किसी का नेम होता है उनके साथ में हम क्या करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। यानी कि सेल के साथ में, सेल का प्रयोग आई और वी के साथ में करते हैं और विल का प्रयोग हम करते हैं सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और किसी के नेम के साथ में। सेकंड पर्सन कौन होता है? यू होता है। थर्ड पर्सन कौन कौन होते हैं? ही, सी, इट और दे। ये क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। और सेकंड पर्सन कौन होता है? यू होता है। अब बात करते हैं इसकी, जैसे मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं विद्यालय जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा इसका? आई, और आपको पता है सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ में किसका प्रयोग होता है? शैल का प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा? आई शैल गो, जाना का क्या हो जाएगा? गो। और फिर कहाँ जाओगे? टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल। वे अपना गृह कार्य करेंगे, वे अपना गृह कार्य
करेंगे। तो क्या हो जाएगा, दे। दे दे कौन सा पर्सन है, देखो थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, विल आती है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, विल। दे विल, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, करना का क्या हो जाएगा, डू। डू मेन वर्ब है, करना। दे विल डू, और दे के लिए, इस अपने के लिए क्या आएगा, कौन सा सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है। तो दे का पजेसिव क्या होता है, देर होता है। दे का पजेसिव क्या होता है, देर होता है। तो ये वे है, अपना शब्द किसके लिए आया है, वे के लिए आया है। तो यहाँ पर हम दे का ही पजेसिव निकालेंगे। तो दे का पजेसिव क्या हो जाएगा, देर, और फिर बचा क्या अपने पास में, गृह कार्य। तो ये हो जाएगा होम वर्क। इस प्रकार से अपना हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद में बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। कौन कौन सी आती है, विल और शैल, और उसके बाद में आता है नॉट, विल और शैल नॉट, प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर बाद में एटसेट्रा। जैसे राम पुस्तक नहीं खरीदेगा। राम पुस्तक नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कौन है इसमें, राम है। तो क्या हो गया, राम। अब बताओ अब क्या आएगा इसके बाद में, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, या तो विल आएगी या सेल आएगी। तो बताओ कौन सी आएगी, क्योंकि अपने पास में एक सब्जेक्ट कौन है, राम है। राम किसी का नाम है, तो नाम को हमने पढ़ा था, नेम के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। तो राम विल, और क्या करेगा, खरीदना की क्या है, विल के बाद में क्या आ जाएगा, नॉट आएगा। ये नॉट, तो क्या हो जाएगा, नॉट। फिर बाद में क्या आएगी, खरीदना। खरीदना की क्या होती है वर्ब, बाई, और फिर क्या हो जाएगा, पुस्तक ऑब्जेक्ट है। तो राम विल नॉट बाई बुक। राम पुस्तक नहीं खरीदेगा। हरी बाजार नहीं जाएगा। हरी बाजार नहीं जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हरी सब नाम है, हरी विल नॉट गो टू मार्केट। हरी विल नॉट गो टू मार्केट। तो ये हो गया अपना निगेटिव और ये हो गया अफर्मेटिव, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अगले की। देखो अगला अपना है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें दो तरीके से बनाते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से, तो विल और शैल हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, अगर और कोई है एक्सेट्रा, और उसके बाद में पर्सनवाचक चिन्ह हो जाएगा। अब बात करते हैं WH वर्ड की। तो WH वर्ड आ जाएगा, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा और पर्सनवाचक चिन्ह। तो क्या करेंगे, इसका हेल्पिंग वर्ब वाले से बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्या वह गाना गाएगी। क्या वह गाना गाएगी सेंटेंस है अपने पास में। तो बताओ जिस भी सेंटेंस के शुरू में या जिस भी सेंटेंस के प्रारंभ में क्या शब्द आता है, तो उसका मतलब वो सेंटेंस हमेशा किससे बनता है, हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होता है। ये मैंने पहले भी बताया था कि जिस सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है, तो उस सेंटेंस को हम किससे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं।
तो अपने पास में अभी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, या तो विल है या सेल है। तो विल में विल लगाएंगे कि सेल लगाएंगे, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट कौन है, वह है। वह है तो वह हमने पढ़ा है किस प्रकार का सेंटेंस है, सॉरी किस प्रकार का सब्जेक्ट है। ही और सी हमने पढ़ा था। इट और दे ये किस प्रकार का सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है। किस प्रकार के हैं, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है। और थर्ड पर्सन के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आती है, विल। तो क्या हो जाएगा, विल आ जाएगा, विल। और फिर बाद में अपने पास में सब्जेक्ट कौन है, सी है क्या, गाएगी। तो इसका मतलब कोई गर्ल है तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विल सी सिंग वर्ब है और अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। विल सी सिंग अ सॉन्ग, ये अपना क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। उसके बाद में करेंगे वह कितनी पुस्तकें बेचेगा, वह कितनी पुस्तकें बेचेगा। ठीक है, वह कितनी पुस्तकें बेचेगा। अब देखो मैं आपको दो शब्द बताता हूं WH वर्ड में। एक तो आता है अपने पास में हाउ मैनी और एक आता है हाउ मच। ठीक है, हाउ मैनी और हाउ मच, ये दो इंट्रोगेटिव में WH वर्ड होते हैं। इनके साथ में हमेशा नाउन रहता है। जब भी सेंटेंस बनाते हैं या जब भी कहीं इनका प्रयोग करते हैं तो इनके साथ में ये नाउन हमेशा इनके साथ में ही रहता है। हाउ मेनी का मतलब होता है कितनी, होता तो दोनों का सेम ही है, कितनी या कितना। ठीक है, इसका भी मतलब होता है कितना। ठीक है, और हाउ मेनी होता है ये गणनीय, जिनको बोलते हैं गणनीय। ठीक है, गणनीय जो संख्या होती है उनके लिए, और ये होता है अगणनीय, यानी कि अनकाउंटेबल। ये होते हैं काउंटेबल, जिनको गिना जा सकता है। ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, और ऐसे नाउन जिनको नहीं गिना जा सकता है अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे लिक्विड्स है, मिल्क है, वाटर है, टी है, इनको हम गिन नहीं सकते। एक पानी दो पानी गिन सकते हो, नहीं गिन सकते ना। तो वो क्या होते हैं, हाउ मच मिल्क, हाउ मच वाटर, हाउ मच टी। ठीक है, तो हाउ मच क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। हाउ मेनी को हम गिन सकते हैं, पुस्तकों को गिन सकते हैं, एक पुस्तक दो पुस्तक, तो वो होता है काउंटेबल। तो काउंटेबल के लिए हाउ मेनी आता है और अनकाउंटेबल के लिए हाउ मच आता है। तो बताओ कितनी पुस्तकें हैं, तो पुस्तकें क्या है, नाउन है। पुस्तक क्या है, नाउन है। और ये क्या है, हाउ मेनी, क्योंकि पुस्तकों को हम गिन सकते हैं, तो गिन सकते हैं। तो जो गिनने योग्य है उनके लिए हम क्या किसका यूज करते हैं, WH वर्ड का, हाउ मेनी का। तो क्या हो जाएगा अपने पास में WH वर्ड, हाउ मैनी हो जाएगा। ठीक है, हाउ मैनी। और फिर मैंने अभी बताया था हाउ मैनी के बाद में नाउन साथ में रहता है, तो क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा। हो गया, ये तो हो गया अपना WH वर्ड। अब देखो WH वर्ड के बाद में क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए ना, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए ना। अब हेल्पिंग वर्ब ये किस प्रकार का हेल्पिंग सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन है तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, फिर विल आएगी। ये सॉरी सब्जेक्ट ये है। ठीक है, तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल। ये हो गया अपना हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद में सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, वह है, यानी कि कोई लड़का है तो क्या हो जाएगा, ही। हाउ मेनी बुक्स विल ही, और फिर बाद में बेचना, बेचना की क्या होती है, सेल। हाउ मेनी बुक्स विल ही सेल, कितनी पुस्तकें, वह कितनी पुस्तकें बेचेगा। अब बात करते हैं इसके यूजेज की। तो यूजेज में हम बात करेंगे इसके कहाँ कहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं, किस प्रकार के वाक्यों में किस प्रकार की वर्ब हम यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो सबसे पहले ही बात करते हैं हम कि सामान्य या उसको बोल सकते हैं हम शुद्ध, सामान्य या शुद्ध भविष्य की घटना को व्यक्त करने के लिए
यानी कि सामान्य घटना होगी, सामान्य भविष्य होगा या फिर शुद्ध भविष्य होगा, उसको व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे राम विल रीड महाभारत। ये रामायण वाले राम नहीं है, ठीक है, राम किसी का नाम है। तो राम विल रीड महाभारत, ये साधारण सी बात है, साधारण भविष्य को व्यक्त कर रहा है कि राम महाभारत पढ़ेगा। आई shall complete my work tomorrow. I shall complete my work tomorrow. तो ये सीधी सीधी बात है, साधारण भविष्य को व्यक्त कर रहा है कि ये इस प्रकार होता है गाइस। दूसरा यूजेज हम इसका पढ़ते हैं कि प्रोमिस यानी वादा, थ्रेट यानी धमकी, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प, इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश, विश यानी इच्छा, को व्यक्त करने के लिए आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। और ऐसे लोग बाकी के साथ, यानी कि बाकी जो बच गए हैं उनके साथ में, बाकी के साथ में सेल का प्रयोग करते हैं। देखो इधर समझो इसको थोड़ा सा। पहले हमने पढ़ा है कि आई और वी के साथ में हम सामान्य भविष्य को या शुद्ध भविष्य को व्यक्त करने के लिए आई और वी के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं? सेल का प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार बाकी जो सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन यानी यू है, ठीक है, ही है, सी है, इट है, दे है या फिर किसी का नेम है, ठीक है। तो इनके साथ में हम क्या करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। सामान्य भविष्य की बात कर रहे हैं, शुद्ध भविष्य की बात कर रहे हैं। सामान्य भविष्य या शुद्ध भविष्य होता है तो आई और वी के साथ में हम सेल का प्रयोग करते हैं। बाकी सब्जेक्ट है यू है, ही से, इट, दे और नेम है, उनके साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं। ये हमने पहली कंडीशन में पहले ही योग में पढ़ लिया था। दूसरा यूजेज मैंने ये लिखवाया है कि जब क्या करते हैं, हम किसी से प्रोमिस करते हैं या जब किसी को हम क्या करते हैं, धमकी देते हैं या फिर हम दृढ़ संकल्प व्यक्त करते हैं, डिटर्मिनेशन व्यक्त करते हैं या इंस्ट्रक्शंस किसी को देते हैं या फिर हम इच्छा व्यक्त करते हैं, तो उस परिस्थिति में क्या होता है? ये ऑपोजिट हो जाता है। ये क्या हो जाता है? ऑपोजिट हो जाता है और इसके साथ में ये हो जाता है, यानी आई और बी के साथ में विल का प्रयोग हो जाता है और बाकी के साथ में सेल का प्रयोग हो जाता है। कौन सी परिस्थिति में? जब इनको व्यक्त किया जाता है, तब उस परिस्थिति में क्या हो जाएगा? आई और बी के साथ में सेल का प्रयोग और बाकी के साथ आई और बी के साथ में विल का प्रयोग और बाकी के साथ में सेल का प्रयोग हो जाएगा। आपने एक सेंटेंस सुना होगा कहीं पर, आई विल किल यू,
सुना होगा कहीं पे, किसी मूवी में सुना होगा, आई विल किल यू, ठीक है, मैं तुझे मार दूंगा। तो वो क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, थ्रीट दे रहा है, धमकी दे रहा है कि मैं तुझे मार दूंगा। इसी प्रकार जैसे यू शैल बी गिवन हॉलीडे टुमारो, यू शैल बी गिवन हॉलीडे टुमारो। और ये क्या होता है, प्रोमीज होता है, ये क्या होता है, प्रोमीज होता है। ये क्या हो गया, प्रोमीज हो गया। इसके बाद बात करते हैं, आई विल ज्वाइन द इंडियन आर्मी, आई विल ज्वाइन द इंडियन आर्मी। ये क्या हो गया, इसका डिटर्मिनेशन हो गया, दृढ़ संकल्प हो गया कि मैं क्या करूंगा, इंडियन आर्मी में शामिल होऊंगा। तो ये उसका क्या हो गया। देखो अगला यूजेस, ओपन और प्रोबेबल कंडीशन। ओपन का मतलब तो खुली, प्रोबेबल यानी संभव। ओपन या प्रोबेबल कंडीशन में सिंपल फ्यूचर का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू वर्क हार्ड, यू विल पास। इफ यू वर्क हार्ड, देखो कंडीशन क्या है, इफ वाला टेंस का प्रयोग करते हैं। ओपन का मतलब है खुली, प्रोबेबल यानी संभव, यानी कि ऐसी शर्त जो संभव हो सकती है, जिसको किया जा सकता है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। देखो यहाँ पे कंडीशन है, यदि तुम कठिन मेहनत करते हो, शर्त क्या है, कठिन मेहनत करने की है। तो इफ वाला जो क्लोज होता है वो कंडीशनल क्लोज होता है, और यहाँ पे दूसरे क्लोज में क्या हो गया, सिंपल फ्यूचर हो गया। यानी कि ये कंडीशन संभव है कि तुम अगर कठिन मेहनत करते हो, वर्तमान की बात हो रही है, यदि तुम अभी कठिन मेहनत करते हो तो तुम क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। यानी कि भविष्य की संभावना को व्यक्त करती है ये कंडीशन, ओपन कंडीशन या प्रोबेबल कंडीशन। इफ यू रन फास्ट यू विल मीट हर। यदि तुम तेज दौड़ते हो तो तुम क्या कर लोगे, तुम उससे मिल सकोगे, तुम उसे मिलोगे, तुम उससे क्या करोगे, मिलोगे। यदि तुम तेज दौड़ते हो तो उससे तुम मिलोगे। अगला यूजेज है, चौथा यूजेज है कि फ्यूचर प्लस टाइम क्लॉज। फ्यूचर प्लस टाइम क्लॉज होता है, ठीक है। टाइम क्लॉज में, फ्यूचर और टाइम क्लॉज में हम क्या करते हैं, इसका फ्यूचर का प्रयोग करते हैं, सिंपल फ्यूचर का प्रयोग करते हैं। जैसे आई शैल गो होम व्हेन ही कम्स। देखो एक तो सेंड क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है। तो इस क्लॉज में तो किसको व्यक्त किया जा रहा है, फ्यूचर टेंस को। आई शैल गो होम, मैं घर जाऊंगा। और कब जाओगे, जब वेन वाला शब्द होता है वो क्या करता है, टाइम क्लॉज होता है, समय को दर्शाता है। टाइम क्लॉज, वेन शब्द है वो किसको दर्शाता है, समय को। तो ये टाइम क्लॉज हो गया। तो टाइम क्लॉज प्लस फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है। जैसे he will help her when he requests him। he will help her, वह उसकी मदद करेगा। कब करेगा, तो ये समय है। when he requests him, जब वह उससे क्या करेगी, सॉरी when she करो यहाँ पे, तो she when she requests him, जब वह उससे क्या करेगी, निवेदन करती है, तब वह क्या करेगा, उसकी मदद करेगा।
तो इस प्रकार से ये हो गया अपना सिंपल फ्यूचर, जो ओपन कंडीशन, फ्यूचर से प्लस टाइम क्लोज वाले भी पढ़ लिया है। और दूसरा यूजेस हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे जो शब्द जैसे प्रोमिस है, डिटर्मिनेशन है, विश है, ठीक है, रिटर्न है, इन शब्दों के साथ में हम आई और वी के साथ में क्या करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं, बाकी के साथ में शेल का प्रयोग करते हैं। और पहला यूजेस हमने क्या पढ़ा था कि सामान्य भविष्य को व्यक्त करने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें।